हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं अकबर अली अंसारी और यू आर वाचिंग अकबर अली अंसारी व्लॉग्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडेज वीडियो लेक्चर आई गोना टेल यू सम यूजफुल टिप्स अबाउट यूएस नॉन इमिग्रेंट मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन बीमारियों और उन स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट का जिक्र करना होगा जिनका इलाज पाकिस्तान में या तो मुमकिन है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक अवेलेबल नहीं है। तो डिसीज़ में हार्ट डिसीज़ है, जैसे हार्ट स्ट्रोक है, कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लिवर कैंसर है, लंग्स कैंसर है, डायबिटीज़ मेलिटस है, ट्यूबरकुलोसिस है और HIV एड्स और एक्यूट डेंगू इसमें शामिल हैं। अब हम अगर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट देखें, जैसे एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन रीनल फेलियर की सूरत में, तो ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में या तो मुमकिन है या स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है। तो इसमें ख़ास तौर पे एक बात आप ज़हन कर लें कि जो बीमारी की तशख़ीस है वो बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ जो है शुड बी एक्यूरेट, क्योंकि अगर बीमारी की तशख़ीस डॉक्टर सही नहीं करेगा तो पेशेंट को ज़हनी व माली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रिसेंटली मेरे बड़े प्यारे दोस्त डॉक्टर अब्दुल वहीद आज़मी जो MBBS डॉक्टर हैं, सियालकोट में वो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी भतीजी अलीशा नदीम जिसको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी लाहक हो गई, 3-4 माह उन्होंने सियालकोट से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज करवाया। उसके बाद लाहौर में डॉक्टर हॉस्पिटल में उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया, लेकिन जो उस डॉक्टर हॉस्पिटल के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे डॉक्टर शाहिदुल इस्लाम, फिर उनकी उस बच्ची की बीमारी को डायग्नोज नहीं कर सके और एंड ऑफ द डे उस बच्ची की वफ़ात हो गई। तो ख़ास तौर पर ये बात दोबारा ज़हन कर लें कि डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ जो है बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। तो मैंने आज के लेक्चर को US नॉन इमिग्रेंट मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा को 6 पार्ट्स में तकसीम किया है। सबसे पहले पार्ट 1 में आपने लोकल डॉक्टर या फिजिशियन से एक लेटर हासिल करना होगा, जिस लोकल डॉक्टर जो है वो बीमारी की तशख़ीस या डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ जो है उसका जिक्र करे और डॉक्टर उस लेटर में लिखे कि बीमारी की नोयत क्या है, यानी नेचर ऑफ एलिमेंट क्या है, उसमें इलाज की वजह लिखे, यानी रीज़न फॉर ट्रीटमेंट लिखे और इसमें ये लिखे कि जो डायग्नोज बीमारी है उसका इलाज US में क्यों अशा ज़रूरी है। पार्ट 2 में आपको US फिजिशियन या डॉक्टर या हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी से एक लेटर हासिल करना होगा, इसमें डॉक्टर तफसीली तौर पर लिखे कि ये जो डायग्नोज डिसीज़ है उसका इलाज करने पर वो मुकम्मल तौर पर रज़ामंद है या विलिंग है। इसके अलावा जो इलाज की मुद्दत है, यानी पीरियड फॉर ट्रीटमेंट या प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट है वो कितनी होगी। US डॉक्टर को ये भी लिखना होगा कि डॉक्टर की फ़ीस कितनी होगी, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का खर्चा कितना होगा। तो ये जो US डॉक्टर या फिजिशियन है उसका इन चीज़ों का अपने लेटर में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 3 में हम देखते हैं कि कौन से दस्तावेज़ात हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेशेंट वीज़ा एप्लीकेंट के पास होना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले अगर तो पेशेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अपना कारोबार करता है या किसी प्राइवेट अदारे में नौकरी करता है या किसी सरकारी अदारे में वो मुलाजमत करता है, तो उसके पास सबसे पहले लेटर ऑफ रेफरेंस फ्राम द एम्प्लॉयर होना चाहिए। 3 माह की सैलरी स्लिप्स उसके पास होनी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट और बैंक का जो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है उसके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ सेविंग्स और प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप का जो पेशेंट वीज़ा एप्लीकेंट इन डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 4 जो है वो स्पॉन्सरशिप है। हमने देखना है कि क्या जो पेशेंट है वो क्या सेल्फ स्पॉन्सर की कैपेसिटी में फॉल करता है कि नहीं करता। अगर जो पेशेंट है वो उसके सफिशेंट मीन्स उसके पास नहीं है, यानी कि उसके पास फाइनेंशियल ज़राए इतने मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर US में अपना इलाज करवा सके, उसके लिए उसे एक स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पॉन्सर में सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पॉन्सर्स में कौन से अफराद शामिल हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट उसमें सबसे पहले वालिद है, उसके बाद भाई है, बहन है या वालदा है और जो अदर रिलेटिव्स हैं उसमें कज़न वगैरह शामिल हो सकते हैं। तो स्पॉन्सरशिप की सूरत में जो स्पॉन्सर है उसके प्रूफ ऑफ जो इनकम है, प्रूफ ऑफ सेविंग है, प्रॉपर्टी ओनरशिप वगैरह, 6 माह की या 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर वगैरह, यानी कि जो पेशेंट सेल्फ स्पॉन्सर्ड को जो डॉक्यूमेंट शामिल करना होंगे वही डॉक्यूमेंट जो हैं जो स्पॉन्सर है उसको भी वो डॉक्यूमेंट आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करने पड़ेंगे। उसके बाद हम पार्ट 5 में देखते हैं कि वो कौन सा पर्सन जो है वो बेस्ट केयर टेकर हो सकता है। अब केयर टेकर में सबसे करीबी रिश्तेदारान हैं, जैसे वालिद है, भाई है, बहन है और डिस्टेंट रिलेटिव में कज़न है, तायादाद बहन हो सकती है या कोई अदारा भी जो है वो
स्पॉन्सरशिप की सूरत में वो पेशेंट को स्पॉन्सर कर सकता है। और अगर उसमें कोई NGO वगैरह शामिल है तो NGO को भी वो सारे दस्तावेज़ात मुहैया करने होंगे जिससे साबित हो सके कि ये जो NGO है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये पेशेंट के तमाम अखराजात पूरे करने की अहलियत रखता है। इसके बाद जो पार्ट 6 है वो इंटरव्यू पार्ट है। और इंटरव्यू पार्ट में जो है वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डिसीज़ आर यू सफरिंग फ्राम, आप किस बीमारी में मुब्तला हैं। हैव यू गॉट ए लेटर फ्राम योर लोकल डॉक्टर, आपने लोकल डॉक्टर से लेटर हासिल किया है। हैव यू गॉट ए लेटर फ्राम US डॉक्टर, आपने US डॉक्टर या फिजिशियन से लेटर हासिल किया है। हाउ मच आर द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर योर प्रपोज ट्रीटमेंट, आपका जो इलाज US में होना है उसके अंदाजन कितने अखराजात होंगे। उसके अलावा इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल कर सकता है कि हैव योर डॉक्टर डायग्नोज योर डिसीज़, कि आपके डॉक्टर ने आपकी बीमारी की तशख़ीस की है। तो वेयर विल यू स्टे इन द US, आप US में कहाँ रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो मटेरियल क्वेश्चन है ये वीज़ा ऑफिसर ड्यूरिंग इंटरव्यू आपसे कर सकता है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अगर डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होंगे वीज़ा के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। उसमें जो लेटर्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लेटर्स के बगैर आपको US एम्बेसी जो पाकिस्तान में है वो आपको वीज़ा इशू नहीं करेगी। उसके अलावा अगर आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्पॉन्सर्ड है तो फिर स्पॉन्सरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े सॉलिड होने चाहिए। केयर टेकर है वो बड़ा रीज़नेबल पर्सन होना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी फ्रेंड को सिर्फ US जाने के लालच में उसको केयर टेकर बना ले, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी मूवमेंट से और आपका जो बॉडी रिएक्शन है उससे वो आपके जो झूठ है आपके लाई को वो कैच कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये जो एप्लीकांट है ये झूठ बोल रहा है। तो इन सारी बातों का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स आप स्ट्रांग होंगे उतने ज़्यादा आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे। कोई एक अहम मशवरा देना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखें जब भी आपने कोई भी वीज़ा, मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा हो, B1 हो, B2 हो या कोई भी दीगर टूरिज़म से रिलेटेड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा हो, तो आपने अपने सोशल और जो इकनॉमिक और फैमिली टाइज हैं उनके बारे में आपने अपने तमाम दस्तावेज़ात तैयार करनी है, क्योंकि वो उन दस्तावेज़ात का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके सोशल, फैमिली और इकनॉमिक टाइज को शो करते हैं। यानी कि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, आपकी जॉब अच्छी है, आपके जो मंथली इनकम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके जो सोशल रिलेशनशिप हैं, आप माशरे में NGOs के मेंबर हैं, आप सोशल वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एट दी एंड दौरान इलाज मरीज़ की US में वफ़ात हो जाती है तो आपके पास एटलीस्ट $5000 US डॉलर एक्स्ट्रा होने चाहिए, क्योंकि इसमें $1500 ग्रेव यार्ड वाले चार्ज कर लेते हैं और दूसरे जो डेड बॉडी को फ्राम हॉस्पिटल टू ग्रेव यार्ड मोबिलाइज़ करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो $3000 चार्ज कर लेते हैं। तो उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA है वो डेड बॉडी को मूव करने का कोई पैसा चार्ज नहीं करती। तो ये बात भी ख़ास तौर पर आप ज़हन कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी US में ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।